सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इमेज प्रोसेसिंग की यूनिट 5 को। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इमेज कंप्रेशन क्या होता है। तो इमेज कंप्रेशन क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम एक डिजिटल इमेज फाइल की साइज को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि उसको हम इजीली स्टोर कर पाए और इजीली ट्रांसमिट कर पाए एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे कि ऐसा होता है, कई बार हमको अपने फॉर्म्स फिल करने होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, तो वहाँ पे हमको क्या चाहिए होता है कि एक पर्टिकुलर साइज मेंशन होता है कि इसी साइज की हमारा इमेज होनी चाहिए या इसी पर्टिकुलर साइज का हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वहाँ पर ये इमेज कंप्रेशन काम आता है, जिससे कि हम अपनी डिजिटल इमेज फाइल को जो साइज है उसको रिड्यूस कर देते हैं। इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका पर्पस क्या है। तो इमेज कंप्रेशन का सबसे पहला पर्पस ये है कि इसका एम है कि हम फाइल साइज को मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? इमेज कंप्रेशन का पर्पस होता है, एम होता है कि हम फाइल साइज को मिनिमाइज करते हैं और उसकी क्वालिटी को भी एक्सेप्टेबल क्वालिटी मैनेज करके चलते हैं। यानी कि हम साइज तो रिड्यूस करेंगे लेकिन उसकी क्या क्वालिटी भी एक्सेप्टेबल ही बनाएंगे, क्वालिटी को खराब नहीं होने देंगे ज़्यादा। ठीक है, इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं इमेज कंप्रेशन के? तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं इमेज कंप्रेशन के। एक है लॉसी कंप्रेशन और एक है लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि हम कुछ इमेज डेटा को रिमूव कर देते हैं, यानी कि क्वालिटी इसके अंदर सेक्रीफाइस हो जाती है स्मॉलर फाइल साइज के लिए। लॉसी में क्या होगा कि क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी और कुछ डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन लॉसलेस कंप्रेशन में क्या है कि फाइल साइज तो रिड्यूस करेंगे लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा। इतना समझ गए? अब हम समझते हैं कि इमेज कंप्रेशन की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसके एप्लीकेशन क्या है? ये वेब में यूज होता है, यानी कि कंप्रेस्ड इमेजेस का हम यूज करते हैं जब हम कोई भी वेबसाइट बना रहे होते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो फास्टली लोड हो। दूसरा, इसका स्टोरेज के अंदर एप्लीकेशन है, यानी कि ये एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए काम आता है लार्ज इमेज कलेक्शंस को। कौन कौन से टूल्स हैं जो हमको अलाउ करते हैं इमेज कंप्रेशन में? तो ऑनलाइन टूल्स हैं जो हमको अलाउ करते हैं कंप्रेशन में, वो है जेपीईजी और पीएनजी इमेजेस, जिनके अंदर हम 80% जो है वो किसी भी फाइल साइज को 80% रिड्यूस कर देते हैं और उसकी क्वालिटी भी रिटेन करते हैं। तो ये था हमारा इमेज कंप्रेशन के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है कि कंप्रेशन और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, तो कंप्रेशन में क्या होगा कि इमेज को कंप्रेस कर रहे हैं, और रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, उस कंप्रेस्ड इमेज को हमने क्या किया है, उस कंप्रेस्ड इमेज को हमने क्या किया भाई, हमने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, ओरिजिनल फॉर्म में ले आए। तो इसकी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये करके समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एनकोडर का। एनकोडर में क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं ओरिजिनल इमेज को। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से करेंगे कि हमने इनपुट किया इमेज को, इनपुट किया ओरिजिनल इमेज को। उसके बाद दूसरा जो स्टेज है इसके अंदर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग मतलब सिग्नल को डिकम्पोज करेंगे, क्वांटाइजेशन करेंगे और लॉसलेस कोडिंग करेंगे। सिग्नल डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, हम इनपुट को स्मॉलर ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कोई इमेज है हमारे पास, तो उसको 8x8 के पिक्सल ब्लॉक्स में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। दूसरी प्रोसेस क्या होता है क्वांटाइजेशन में, अब हमने सिंगल डिकम्पोजिशन कर दिया, उसके बाद हम करते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब हम रेड्यूस कर देंगे प्रेसिजन को विद द हेल्प ऑफ मैपिंग वैल्यूज टू ए स्मॉलर सेट। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई 8 बिट की वैल्यू है तो उसको हमें 4 बिट के अंदर क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। ठीक, फिर आता है तीसरा लॉसलेस कोडिंग, यानी कि इसके अंदर हम वेरिएबल लेंथ को एनकोड करते हैं यूजिंग बाइनरी कोड वर्ड्स। ठीक है, तो लॉसलेस कोडिंग में क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से आगे पढ़ेंगे, तो अभी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो लॉसलेस कोडिंग क्या करती है, इसके अंदर हम एनकोडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वेरिएबल लेंथ बाइनरी कोड वर्ड्स। ठीक है, और इसके बाद जब हमने ओरिजिनल इमेज को डाला, तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो होता है कंप्रेस्ड डेटा, यानी कि बिट स्ट्रीम्स में हमारे पास कंप्रेस्ड डेटा आ जाता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, यानी कि हमारे पास आउटपुट आ गया, या तो अब उस आउटपुट को हम ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, या तो उसका ट्रांसमिशन करेंगे, कहीं सेंड करेंगे, या फिर उसको स्टोर करेंगे। ठीक,
ये तो हो रहा है कंप्रेशन के दौरान, ये जो हमने पहला और दूसरा पढ़ा है ना, ये कंप्रेशन के दौरान हो रहा है। तीसरा स्टेप है डिकोडर का, यानी कि डीकम्प्रेसर। डीकम्प्रेसर क्या करेगा, इसके अंदर जो कंप्रेस्ड डेटा हमने निकाला है एनकोडर से, वो इसमें इनपुट की तरह काम करेगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, यानी कि लॉसलेस डिकोडिंग होगी पहले। इसमें क्या होगा कि हम डिकोड करेंगे सम रूल्स को यूज करके ऑफ द एनकोडर। ठीक। दूसरा प्रोसेस है इनवर्स क्वांटाइजेशन करना, यानी कि हम एक्सपेंड करेंगे क्वांटासाइज वैल्यूज को बैक इनटू देयर ओरिजिनल प्रेसिजन। जैसे कि हमने एनकोडर में क्या किया था, हमने प्रेसिजन को रेड्यूस किया था, लेकिन इसके अंदर हम वापस इसको क्या करेंगे, ओरिजिनल प्रेसिजन में ले आएंगे इनवर्स क्वांटाइजेशन के अंदर। तीसरा है हमारे पास सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन। सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे सिग्नल डिकम्पोजिशन हुआ था, यहाँ पे सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा। अब आप समझ रहे पा रहे होंगे कंप्रेशन क्या है। कंप्रेशन में तो हम कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, हम डीकम्प्रेस कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये दूसरे के विपरीत प्रोसेसेस है। सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंबाइन किया ब्लॉक्स को ताकि हमको रिकंस्ट्रक्ट करने में आ सके ओरिजिनल डेटा। आउटपुट में हमने क्या कर दिया, हमारे पास आउटपुट आ गया रिकंस्ट्रक्टेड इमेज का। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे पास। ठीक। अब इसका डायग्राम से समझेंगे इजीली तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है हमारे पास कि हमने एक सोर्स इमेज डेटा को डाला, उसके बाद उसको फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्वांटाइजेशन किया, एंट्रोपी कोडिंग की, हमारे पास कंप्रेस्ड इमेज डेटा आ गया, उसको या तो स्टोर कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब ये तो पूरा जो ऊपर वाली लाइन है, ए वाला जो प्रोसेस है, ये क्या है, ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। और बी वाला क्या है, ये है हमारा डीकम्प्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, किसका प्रोसेस है ये हमारे पास, ये प्रोसेस है हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन का या डीकम्प्रेशन का प्रोसेस। ठीक। तो अब हम समझें कि डेटा कंप्रेशन की नीड क्यों है। तो पहली नीड तो ये है कि डेटा साइज को रिड्यूस करने में काम आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो रॉ डेटा होता है वो लार्ज होता है और इनएफिशिएंट होता है स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पर कंप्रेशन क्या करता है, उसकी फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि वो क्या होती है, स्टोरेज में हेल्पफुल होती है और ट्रांसमिशन में भी एफिशिएंट हो जाती है। दूसरा, ये बैंडविड्थ के ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है, क्योंकि क्या स्मॉलर डेटा साइजेस जो होते हैं वो एफिशिएंटली हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स के अंदर, यानी कि इंटरनेट पर वेबसाइट्स में अगर हम कंप्रेस इमेजेस डालते हैं तो वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती हैं। तीसरा नीड क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट में, यानी कि कंप्रेशन हमको हेल्प करता है कि हम स्टोरेज को मैनेज कर पाए, मेमोरी को मैनेज कर पाए और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। तो ये नीड है हमारे पास डेटा कंप्रेशन की, इतना आप समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है कि एप्लीकेशंस क्या है डेटा कंप्रेशन के। तो डेटा कंप्रेशन एक वैल्यूएबल टेक्निक है जिससे हम फाइल साइज को, किसी भी डिजिटल डेटा फाइल को रिड्यूस कर देते हैं और उसकी क्वालिटी को अल्टर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या है, ये कम्युनिकेशन में काम आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फाइल साइज को रिड्यूस करने के बाद डेटा कंप्रेशन क्या करेगा, वो ओवरऑल कैपेसिटी जो है कम्युनिकेशन चैनल्स की उसको इंक्रीज कर देगा, ताकि वो जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो लेस बैंडविड्थ पे भी लोड हो जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग में हेल्प करता है क्योंकि डेटा कंप्रेशन मैक्सिमाइज कर देता है क्लाउड स्टोरेज की कैपेसिटी को। तीसरा, फाइल आर्चिविंग में हेल्प करता है क्योंकि कंप्रेस्ड फाइल जो होती हैं वो कम स्पेस लेती हैं, जिससे कि वो एक आइडियल चॉइस बन जाती हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को आर्चिव करने के लिए। ठीक, आर्काइव करने के लिए। एचडी स्ट्रीमिंग करने में हेल्पफुल होता है क्योंकि डेटा कंप्रेशन इनेबल करता है स्मूथ स्ट्रीमिंग को हाई डेफिनिशन कंटेंट के अंदर और मिनिमाइज कर देता है डेटा ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट्स को। मोबाइल डेटा यूसेज के अंदर भी डेटा कंप्रेशन का यूज़ किया जाता है क्योंकि कंप्रेस डेटा जो है वो इसेंशियल है एफिशिएंट मोबाइल डेटा यूसेज के लिए। हेल्थ केयर में इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि हेल्थ केयर में कैसे, क्योंकि मेडिकल इमेजेस और पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स जो है उनको अगर हम कंप्रेस करके यूज़ करते हैं तो उनका हम इजीली एफिशिएंट स्टोरेज कर पाएंगे और ट्रांसमिशन कर पाएंगे। क्योंकि हेल्थ केयर हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट जो है हज़ारों या लाखों की तादाद में बनती है साल में, तो अब उनको स्टोर करने के लिए हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो बड़ी लेके नहीं आएंगे, तो स्टोरेज में दिक्कत ना आए इस वजह से क्या करते हैं, हम कंप्रेस कर देते हैं। तो ये एप्लीकेशन है डेटा कंप्रेशन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है कि इमेज कंप्रेशन में एल्गोरिथम्स कौन कौन से यूज़ करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ डेटा को जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये इनेबल करते हैं इजी रिस्टोरेशन, इजी स्टोरेज और ट्रांसमिशन। ठीक, तो इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, ये जो डेटा हमको रिक्वायर्ड है, जो अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड है किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए या उसको ट्रांसमिट करने के लिए,
उसको ये रिस्टोर करने में या रेड्यूस करने में काम आता है, सॉरी रिस्टोर नहीं, रेड्यूस करने में काम आता है। तो इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम समझ गए, ये ऐसे एल्गोरिथम है जिनसे हम किसी भी डिजिटल इमेज की जो साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिथम्स दो कैटेगरीज के अंदर आते हैं। पहली कैटेगरी है लॉसलेस कंप्रेशन की, दूसरी है लॉसी कंप्रेशन की। हर एक कैटेगरी के अंदर हम काफ़ी सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग एंट्रोपी कोडिंग, प्रेडिक्टिव कोडिंग, ट्रांसफॉर्म कोडिंग, लेयर्ड कोडिंग। इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास है क्या, पहली कैटेगरी कौन सी है, लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स को। तो लॉसलेस कंप्रेशन जो एल्गोरिथम्स है वो अलाउ करते हैं जो ओरिजिनल इमेज है उसको परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम कंप्रेस डेटा से, ठीक है। और इसके अंदर डेटा इंटीग्रिटी बनी रहती है। लॉसलेस कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि हम अलाउ करते हैं ओरिजिनल इमेज को कि वो परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट हो पाए अपने कंप्रेस डेटा से, जिससे कि ये सुटेबल है एप्लीकेशंस पर जहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी क्रूशियल है। यानी कि लॉसलेस में क्या है, इमेज की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर रिड्यूस नहीं करते हम। तो ये लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम है। इसके अंदर काफ़ी सारे हम क्या करते हैं, टेक्निक्स एम्प्लॉय करते हैं। पहली टेक्निक है एंट्रोपी कोडिंग की। एंट्रोपी कोडिंग के अंदर ही आता है रन लेंथ एनकोडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, रन लेंथ एनकोडिंग, ये आपके एग्जाम में आ जाता है। तो रन लेंथ एनकोडिंग क्या है, रन लेंथ एनकोडिंग एक ऐसा एनकोडिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा को कंप्रेस करते हैं बाय रिप्लेसिंग सीक्वेंसेस ऑफ रिपीटेड वैल्यूज। अगर हमारे पास सीक्वेंसेस आ रहे हैं रिपीटेड वैल्यूज के, तो उनको हम कंप्रेस कर देंगे एक सिंगल वैल्यू के अंदर और उसको काउंट कर देंगे। एग्जाम्पल के बाद सोचते हैं कि हमारे पास एक पिक्सल का सीक्वेंस आ रहा है, ए बी 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 सी सी डी ए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे ये 4 ए जो है वो 4 बार आ रहा है, यहाँ पे ये बी 3 बार आ रहा है, यहाँ पे ये सी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे ये ए 2 बार आ रहा है। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यार कि जो हमारा रन लेंथ एनकोडर होगा वो क्या करेगा, इसको एनकोड इस तरीके से कर देगा कि 4 बार ए लिख देगा इसके काउंट के साथ, 3 बी लिख देगा, 2 सी लिख देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार सी आ रहा है, 1 डी लिख देगा और 2 ए लिख देगा। तो इस तरीके से उसने क्या किया, उसने जो रिपीटेड वैल्यूज थी उनको एक सिंगल वैल्यू और एक काउंट के अंदर रिप्लेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो ये है रन लेंथ एनकोडिंग। अगला है हफमैन कोडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। हफमैन कोडिंग में क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं शॉर्टर कोड्स को। हफमैन कोडिंग क्या कर दिया, इट असाइन शॉर्टर कोड्स टू मोर फ्रीक्वेंट पिक्सल वैल्यूज, ठीक है। तो हफमैन कोडिंग में क्या करते हैं, हम शॉर्टर कोड्स तो असाइन कर देते हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट पिक्सल वैल्यूज के लिए और लॉन्गर कोड्स असाइन कर देते हैं लेस फ्रीक्वेंट वैल्यूज के लिए। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे कि हम इसके अंदर यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल को फॉर बिल्डिंग ए बाइनरी, जिसका रिजल्ट होता है वेरिएबल लेंथ कोड्स के अंदर। एप्लीकेशंस क्या है इसके हफमैन कोडिंग के, पीएनजी फॉर्मेट्स एंड जिप फाइल्स। हफमैन कोडिंग के बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा इस हफमैन कोडिंग को सही से समझाऊंगा, ठीक। तो हफमैन कोडिंग क्या है, इसके अंदर आप असाइन करते हैं शॉर्टर कोड्स को मोर फ्रीक्वेंट पिक्सल वैल्यूज के अंदर और लॉन्गर कोड्स को लेस फ्रीक्वेंट वैल्यूज के अंदर। अब दूसरी टाइप की हमारे पास अरिथमेटिक कोडिंग। एंट्रोपी कोडिंग में तीसरा जो हमारे पास कोडिंग आता है वो होता है अरिथमेटिक कोडिंग का। हफमैन कोडिंग की तरह ही अरिथमेटिक कोडिंग में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक कोडिंग जो है वो एंटायर सीक्वेंस को एक सिंगल नंबर के अंदर एनकोड कर देती है, जिसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। इसका एग्जांपल क्या है, इसके अंदर हम डेटा को प्रोग्रेसिवली कंप्रेस करते हैं और रेंज वैल्यूज़ को नैरो कर देते हैं। अरिथमेटिक कोडिंग में मैंने इस वीडियो के अंदर ही लास्ट पार्ट में पूरी तरीके से समझा रखी है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। दूसरा है हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर ही प्रेडिक्टिव कोडिंग। प्रेडिक्टिव कोडिंग क्या है, तो प्रेडिक्टिव कोडिंग के अंदर हम कंप्रेस करते हैं डेटा को बाय प्रेडिक्टिंग पिक्सल वैल्यूज बेस्ड ऑन नेबरिंग पिक्सल्स, ठीक है। नेबरिंग पिक्सल्स की पिक्सल वैल्यूज को प्रेडिक्ट करके हम इसके अंदर प्रेडिक्टिव कोडिंग करते हैं। और एनकोडिंग के अंदर हम डिफरेंसेस को देखते हैं। तो प्रेडिक्टिव कोडिंग के अंदर हम कंप्रेस करते हैं डेटा को बाय प्रेडिक्टिंग पिक्सल वैल्यूज बेस्ड ऑन नेबरिंग पिक्सल्स एंड एनकोडिंग ओनली द डिफरेंसेस। इसका एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है पिक्सल्स का, अगर नेक्स्ट पिक्सल जो है वो सिमिलर है प्रीवियस वाले से, तो उसका जो डिफरेंस है केवल उसको ही हम स्टोर करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास पहली पिक्सल है 2 वैल्यू की, दूसरी पिक्सल है 3 वैल्यू की, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस स्टोर करेंगे, यानी कि डिफरेंस क्या है 1।
तो प्रेडिक्टिव कोडिंग में हम डिफरेंस को स्टोर करते हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या है, टिप फॉर्मेट्स में और सम वीडियो कोडेक्स के अंदर इसका एप्लीकेशन होता है। तीसरी टाइप है हमारे पास डिक्शनरी बेस्ड कोडिंग। डिक्शनरी बेस्ड कोडिंग के अंदर आता है हमारा नैम्पल जिम वेल्च LZW, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, LZW क्या करता है, ये रिप्लेस करता है स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स को विद सिंगल कोड फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ प्रीवियसली एनकाउंटर्ड पैटर्न्स। यानी कि हमारे पास अगर प्रीवियसली हमने कुछ ऐसे पैटर्न्स एनकाउंटर किए हैं तो उनको क्या करेगा LZW, वो रिप्लेस कर देगा स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स में एक सिंगल कोड के साथ। इसका एग्जांपल क्या है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है A B, LZW क्या करेगा, वो इसको इस तरीके से एनकोड करेगा कि जो अर्लियर ऑग्रेसेस आए हैं AB के, उसके अंदर इसको क्या करेगा, एनकोड कर देगा। इसके एप्लीकेशंस क्या है, GIF फॉर्मेट के अंदर यूज किया जाता है और TIF स्टाइल्स के अंदर या फाइल्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे A B यहाँ पे इस तरीके से सीक्वेंस था हमारे पास, तो इसने किया गया उसको AB के अंदर एनकोड कर दिया। तो ये हमारे पास डिक्शनरी बेस्ड कोडिंग है। अगला है लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। तो हमने लॉसलेस कंप्रेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स को। तो लॉसी कंप्रेशन में हम फाइल साइज को रिड्यूस कर देते हैं और कुछ डेटा भी डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन लॉसलेस में क्या करते थे, डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन कर रखते थे, यानी कि डेटा कोई भी लॉस नहीं होता था। इसके अंदर डेटा का हम लॉस कर देते हैं। तो इसके अंदर भी कई सारी कोडिंग टेक्निक्स होती हैं। पहली है ट्रांसफॉर्म कोडिंग। ट्रांसफॉर्म कोडिंग भी इसके अंदर दो उसको हम 2 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म और दूसरी है वेवलेट ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ें तो डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या करती है, ये एक इमेज को कन्वर्ट करती है इनटू द सम ऑफ कोसाइन फंक्शंस एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज, और ये फोकस करती है एनर्जी कंपैक्शन में। तो DCT क्या करेगा, वो इमेज को कन्वर्ट करेगा एक कोसाइन फंक्शंस के सम में। ठीक है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे क्या करेगा, एक इमेज की जो DCT है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ट करेगी इमेज को सम ऑफ कोसाइन फंक्शंस के अंदर एक एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज। एक सा एग्जांपल के बारे में समझते हैं तो JPEG कंप्रेशन जो है वो डिवाइड करता है इमेज को 8x8 ब्लॉक की इमेज को, और DCT अप्लाइज करता है, फिर क्वांटिसाइज करता है और एनकोड करता है कोफिशिएंट्स को। इसका एप्लीकेशन है JPEG इमेजेस के अंदर। दूसरा है वेवलेट ट्रांसफॉर्म। तो वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है एक इमेज को डिफरेंट स्केल्स में और डिफरेंट रेजोल्यूशंस में, जिससे कि हमारे पास एक मल्टी रेजोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। इसका एग्जांपल है JPEG 2000 जो यूज कर रहा है वेवलेट ट्रांसफॉर्म को और ऑफर कर रहा है बेटर कंप्रेशन एट हायर क्वालिटी पे। इसके एप्लीकेशंस क्या है, JPEG 2000 फॉर्मेट और एडवांस्ड वीडियो कोडेक्स। तो हमको समझ में आ गया ट्रांसफॉर्म कोडिंग क्या है। दूसरी है हमारे पास प्रेडिक्टिव कोडिंग। प्रेडिक्टिव कोडिंग में क्या करते हैं कि लॉसलेस कंपैरिजन की तरह ही लॉसी प्रेडिक्टिव कोडिंग जो होती है वो प्रेडिक्ट कर देती है पिक्सल वैल्यूज को बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, लेकिन ये अलाउ करती है सम एरर, जिससे कि हम रिड्यूस कर देते हैं फाइल साइज को। तो प्रेडिक्टिव कोडिंग क्या है इसके अंदर, लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स के अंदर। तो प्रेडिक्टिव कोडिंग जैसे कि लॉसलेस कंपैरिजन में भी एक प्रेडिक्टिव कोडिंग थी, इसके अंदर लॉसी प्रेडिक्टिव कोडिंग क्या करती है, वो पिक्सल वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर देती है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, लेकिन ये अलाउ करती है कुछ एरर को भी, जिससे कि हम फाइल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि इसके अंदर हम प्रेडिक्ट कर देते हैं नेक्स्ट पिक्सल की वैल्यू को और स्टोर करते हैं केवल रेसिडुअल एरर को। ठीक है, नेक्स्ट पिक्सल की क्या वैल्यू होने वाली है उसको हमने प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन जो हमारे पास रेसिडुअल एरर था उसको हम स्टोर कर लेते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है, ये वीडियो कोडेक्स जैसे कि H.264 और H.265 के अंदर इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि वेक्टर क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटाइजेशन भी लॉसी कंप्रेशन में ही आता है। तो वेक्टर क्वांटाइजेशन क्या करता है, कंप्रेस करता है डेटा को बाय अप्रोक्सीमेटिंग इट विद अ सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं। तो VQ क्या करता है, कंप्रेस करता है डेटा को बाय अप्रोक्सीमेटिंग इट विद अ सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसके अंदर हम रिड्यूस कर सकते हैं एक इमेज को मिलियंस ऑफ कलर्स से। ठीक है, टू ए पैलेट ऑफ 256 कलर्स। एग्जांपल मतलब हम एक इमेज को रिड्यूस कर सकते हैं मिलियंस ऑफ कलर्स के हिसाब से। एप्लीकेशन क्या है, ये अर्ली इमेज फॉर्मेट्स के अंदर यूज किया जाता है और सम स्पीच कोडेक्स के अंदर इसको यूज करते हैं हम। अगली है लेयर्ड कोडिंग। तो लेयर्ड कोडिंग क्या है, लेयर्ड कोडिंग को हम स्केलेबल कोडिंग भी बोलते हैं। ये इसको हम इसके अंदर क्या करते हैं,
हम कंप्रेस करते हैं एक इमेज को मल्टीपल रेजोल्यूशंस में या क्वालिटी लेयर्स के अंदर और अलाउ करते हैं प्रोग्रेसिव ट्रांसमिशन और डिस्प्ले को। लेयर्ड कोडिंग को हम स्केलेबल कोडिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हम एक इमेज को मल्टीपल रेजोल्यूशंस या क्वालिटी लेयर्स के अंदर कंप्रेस कर देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एक लो रेजोल्यूशन बेस लेयर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं सबसे पहले और एडिशनल लेयर्स के साथ एनहांस कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को। एग्जांपल क्या है, ए लो रेजोल्यूशन बेस लेयर कैन बी ट्रांसमिटेड फर्स्ट विद एडिशनल लेयर्स एनहेंसिंग क्वालिटी इंक्रीमेंटली। एप्लीकेशंस क्या है, ये मॉडर्न वीडियो कोडेक्स के अंदर इसका एप्लीकेशन है और स्केलेबल इमेज फॉर्मेट्स के अंदर लेयर्ड कोडिंग काम आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारे पास हफमैन कोडिंग और अरिथमेटिक कोडिंग। ये जो हमारे पास दो कोडिंग्स है ना, हफमैन और अरिथमेटिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। हफमैन कोडिंग की मेथोडोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर प्रीफिक्स कोड्स होते हैं। इसके अंदर वेरिएबल लेंथ को हम असाइन करते हैं कोड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी पे। तो हफमैन कोडिंग के अंदर क्या करते हैं हम, ये प्रीफिक्स कोड्स होते हैं इसके अंदर और वी असाइन द वेरिएबल लेंथ कोड्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। लेकिन अरिथमेटिक कोडिंग के अंदर रेंज एनकोडिंग होती है, यानी कि हम रेंज को एनकोड कर रहे होते हैं, मतलब एनकोड करते हैं एंटायर मैसेज को एक सिंगल नंबर के अंदर। हफमैन कोडिंग के एनकोडिंग प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर हम एक बाइनरी ट्री बिल्ड करते हैं बेस्ड ऑन सिंबल फ्रीक्वेंसीज। लेकिन अरिथमेटिक कोडिंग में क्या करते हैं, हम सब डिवाइड कर देते हैं इंटरवल्स को 0.1 को स्मॉलर इंटरवल्स में बेस्ड ऑन द सिंबॉलिक प्रॉपर्टीज। ये जो अरिथमेटिक कोडिंग है इसका न्यूमेरिकल मैंने वीडियो को लास्ट में करा रखा है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हफमैन कोडिंग के कोड लेंथ की बात करें तो इसके अंदर वेरिएबल लेंथ कोड्स होते हैं इंडिविजुअल सिंबल के लिए, ठीक है, मतलब अलग अलग लेंथ के कोड्स हो सकते हैं इंडिविजुअल सिंबल के लिए। लेकिन अरिथमेटिक कोड की बात करें तो सिंगल फ्रैक्शनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एंटायर मैसेज को। ऑप्टिमलिटी की बात करें तो ऑप्टिमल होता है हफमैन कोडिंग सिंबल्स के लिए और विद प्रॉपर्टीज एस पावर ऑफ 2। अरिथमेटिक कोडिंग जो है वो क्लोजर होता है थ्योरेटिकल एंट्रोपी लिमिट के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हफमैन कोडिंग की एफिशिएंसी की बात करें तो ये लेस एफिशिएंट है, ठीक, और अरिथमेटिक कोडिंग हायर एफिशिएंट है। हफमैन कोडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये सिंपल है और फास्टर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन अरिथमेटिक जो कोडिंग है वो कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर हम हायर प्रिसीजन अरिथमेटिक ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। हफमैन कोडिंग के आउटपुट साइज की बात करें तो इसका आउटपुट साइज नेसेसरी नहीं है कि मिनिमल हो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन अरिथमेटिक कोडिंग में क्या होता है कि हमारे पास स्मॉलर आउटपुट्स आते हैं। अडेप्टेबिलिटी की बात करें हफमैन कोडिंग की तो ये लेस अडेप्टिव है और अरिथमेटिक कोडिंग अडेप्टेबल होता है। कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हफमैन कोडिंग की कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स लो हैं, वही अरिथमेटिक कोडिंग की कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स हाई होती हैं, ठीक। तो ये हमको डिफरेंस समझ में आ गया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला है कि जेपैग और एमपैग में डिफरेंस क्या होता है। तो जेपैग की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये यूज करता है लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स को और ये सपोर्ट करता है 24 बिट कलर्स को। ये सारे के सारे ब्राउजर्स के द्वारा सपोर्टेड होता है और ये फोटोग्राफ्स के लिए सूटेबल है जेपैग। जेपैग की फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स। इसको हम कौन से कंप्रेशन में यूज करते हैं, लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स में। छठा इसका पॉइंट क्या है कि ये स्मॉलर फाइल साइज के इसके अंदर स्मॉलर फाइल साइज होता है एज कम्पेयर टू GIF और इसको स्टोर करने के लिए हम एक्सटेंशन यूज करते हैं .jpg या .jpeg। बात करें MPEG की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। एमपैग फाइल के अंदर हम एम्प्लॉय करते हैं लॉस डेटा कंप्रेशन को, ठीक। एमपैग फाइल्स जो होती हैं उनका हम यूज करते हैं .mp3 फाइल नेम एक्सटेंशंस में। चौथा पॉइंट क्या है कि डिजिटल म्यूजिक, पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स जो हैं वो सारे के सारे सेव होते हैं एमपैग 3 फाइल्स के अंदर। ओल्डर एमपैग फाइल्स जो होती हैं वो यूजुअली डेजिग्नेटेड होती हैं विद एन एक्सटेंशन ऑफ .mp2, यानी कि जो ओल्ड एमपैग फाइल्स होती थी उनको हम डिज़ाइन करते थे या उनको डेजिग्नेट करते थे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ .mp2। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है कि डिफरेंट अप्रोचेस कौन कौन से हैं जिनका हम यूज़ करते हैं बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में, ठीक। तो हमारे पास कई सारे अप्रोचेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन के अंदर। पहला है मिनिमम पैरामीटर पॉलीगन। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसके अंदर हम एक पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैरामीटर, यानी कि ऐसा पॉलीगन बना देंगे जिसकी जो पॉसिबल पैरामीटर होगा वो स्मॉलेस्ट होगा और वो एनक्लोज कर देगा एक गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स को और शेप्स को। इसके की कंसेप्ट्स क्या है
यानी कि इसके अंदर कन्वेक्स हल होता है। कन्वेक्स हल क्या है? ये स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है जो एनक्लोज करेगा सारे पॉइंट्स को किसी भी सेट के अंदर। एप्लीकेशन इसका आप मिनिमम पेरीमीटर पॉलीगन की बात करें तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए काम आता है कॉम्प्लेक्स शेप्स की, ये कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री के लिए काम आता है और कोलिजन डिटेक्शन के लिए काम आता है। इसके अंदर हम कौन कौन से एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं उनकी बात करें तो ग्राहम्स स्कैन का यूज़ करते हैं, जार्विस मार्च का यूज़ करते हैं और क्विक हल का यूज़ करते हैं। दूसरी हमारे पास अप्रोच है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन की, मर्जिंग टेक्निक्स। इसके बारे में बात करें तो इसमें हम स्मॉलर ज्योमेट्रिक एंटिटीज को कंबाइन कर देते हैं लार्जर वंस के अंदर, ताकि हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन को। यानी कि हमारे पास छोटी छोटी जो ज्योमेट्रिक एंटिटीज है उनको हमने क्या किया, उन सबको कंबाइन किया एक लार्जर में और बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ करते हैं, इसके अंदर हम एज मर्जिंग करते हैं, फेस मर्जिंग करते हैं। एज मर्जिंग मतलब एडजेसेंट जो एजेस हैं किसी फाइल साइज की या फाइल्स की या पिक्सल्स की, उनको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे एक लॉन्गर फॉर्म एज के अंदर। फेस मर्जिंग में क्या करेंगे, हम एडजेसेंट फेसेस को हम कंबाइन कर देंगे ताकि हम लार्ज फेसेस बना सकें। एप्लीकेशन इसका कहाँ है, ये मैश सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। इसकी वजह से हम जो कम्प्लेक्सिटी है मॉडल्स की वो रिड्यूस कर सकते हैं और कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एल्गोरिथम्स कौन कौन से यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करें तो इसके अंदर हम प्रोग्रेसिव मैशेस का यूज़ करते हैं, क्वाड्रिक एरर मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमने दो अप्रोचेस को पढ़ लिया है, मिनिमम पेरीमीटर पॉलीगन और मर्जिंग टेक्निक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो तीसरा है हमारे पास स्प्लिटिंग टेक्निक्स, यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक एंटिटीज को डिवाइड कर देंगे या स्प्लिट कर देंगे सिंपल वर्ड्स में, जिससे कि हम एनहेंस या इजी प्रोसेसिंग कर पाएंगे और इजी एनालिसिस कर पाएंगे। इसके अंदर की कंसेप्ट्स की बात करें तो दो की कंसेप्ट्स होते हैं इसके अंदर, या तो एज को स्प्लिट कर दें या फेस को स्प्लिट कर दें। एज स्प्लिटिंग का मतलब है हम डिवाइड करेंगे एज को दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट्स के अंदर। फेस स्प्लिटिंग में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे फेस को स्मॉलर फेसेस में और यूज़ करेंगे मेथड जैसे कि ट्रायंगुलेशन। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, मैश के रिफाइनमेंट में काम आता है, इंप्रूव करने में काम आता है, एक्यूरेसी ऑफ सिमुलेशंस में और डिटेल मॉडलिंग में काम आता है। इसके अंदर एल्गोरिथम्स की बात करें तो ये डेलोने ट्रायंगुलेशन में काम आता है। इसका एल्गोरिथम कौन कौन से होता है, स्प्लिटिंग टेक्निक्स के अंदर डेलोने ट्रायंगुलेशन यूज होता है और एडेप्टिव मैश रिफाइनमेंट इसके अंदर यूज होता है। चौथी टेक्निक है हमारे पास सिग्नेचर टेक्निक। सिग्नेचर टेक्निक में क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूनिक आइडेंटिफायर्स का, जिनको हम सिग्नेचर बोलते हैं, जैसे कि हम रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टिंग्विश करेंगे बाउंड्रीज को। की कंसेप्ट इसके अंदर क्या क्या है, शेप एक सिग्नेचर, यानी कि कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे शेप की बाउंड्री के लिए। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं फॉरियर डिस्क्रिप्टर्स का या कर्वेचर प्लॉट्स का। एप्लीकेशन इसकी बात करें तो ये शेप रिकॉग्निशन में काम आता है, पैटर्न मैचिंग में काम आता है और ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में काम आता है। इसके अंदर एल्गोरिथम्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो फॉरियर डिस्क्रिप्टर्स और मूवमेंट इनवेरिएंट्स इसके अंदर यूज़ होता है। इतना समझ में आ गया। अगला है बाउंड्री टेक्निक्स। बाउंड्री टेक्निक्स क्या है, ये जनरल मेथड्स होते हैं जिनसे हम डिफाइन कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं शेप्स की बाउंड्रीज को। इनके डायग्राम्स ना आप क्वांटम से देख सकते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएंगे। तो बाउंड्री टेक्निक्स क्या है, ये जनरल मेथड्स होते हैं जिससे कि हम डिफाइन करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे शेप्स की बाउंड्रीज को। इसके अंदर के की कंसेप्ट की बात करें तो दो की कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर, एक होता है एक्सप्लिसिट बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, एक होता है इम्प्लिसिट बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। एक्सप्लिसिट बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं बाउंड्री को विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। तो एक्सप्लिसिट बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाउंड्रीज को विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस, एजेस और फेसेस। लेकिन इम्प्लिसिट बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर हम यूज करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का, जिससे कि हम बाउंड्रीज को डिफाइन कर पाए और लेवल को सेट कर पाए। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में काम आता है, कैड में काम आता है और इमेज प्रोसेसिंग में काम आता है। एल्गोरिथम्स कौन कौन से यूजर होते हैं, तो इसके अंदर मार्चिंग क्यूब्स का यूज करते हैं इम्प्लिसिट सर्फेसेस के लिए और कॉन्टोर ट्रेसिंग का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं टू डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ ए रीजन। और इसके अंदर जो डिस्क्रिप्टर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं किसी भी बाउंड्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए, दो चीजें होती है, एक होती है इसेंट्रिसिटी और एक होती है कर्वेचर। इसेंट्रिसिटी क्या है, ये रेशियो है मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का। कर्वेचर क्या है, कर्वेचर जो है इसका डेफिनेशन होता है कि ये रेट ऑफ बाउंड्री होता है जो यूज कर रही होगी कॉन्वेक्स या कॉनकेव को फॉर द डिस्क्राइबिंग द बाउंड्री। ठीक है, तो कर्वेचर क्या है, इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ द बाउंड्री। ये रेट ऑफ द बाउंड्री होता है जिसका हम यूज करते हैं, जो यूज कर रहा है कॉन्वेक्स और कॉनकेव बाउंड्री को डिस्क्राइब करने के लिए। इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं और मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अगला है कि फोरियर डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं। तो फोरियर डिस्क्रिप्टर्स मैथमेटिकल टेक्निक होता है जिसका हम यूज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग में टू रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोरियर डिस्क्रिप्टर्स क्या है, ये मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका हम इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, ठीक है, तो फोरियर डिस्क्रिप्टर्स की बात करें तो क्या है ये। फोरियर डिस्क्रिप्टर्स एनकोड करते हैं बाउंड्री शेप को किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बाय टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। फोरियर डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करते हैं हम बाउंड्री शेप जो है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की उसको एनकोड करेंगे यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। हर एक पॉइंट जो है बाउंड्री पे उसको हम मैप करेंगे कम्प्लेक्स नंबर से, और ओरिजिनल शेप जो है इसके अंदर उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल में बने रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसका है ZI = XI + ZYI, जहाँ पे n जो है ये i क्या है हमारी 0, 1, 2 से n तक है, तो n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स है। दूसरा इसके अंदर हम यूज करते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी कि ZK = 1/n, i = 0, n-1, ये रेंज है इसकी, ZIE - J 2πn KI। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैंने यूनिट फर्स्ट में समझा रखा है और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आ रही है, तो चैनल पे बने रहिएगा। तीसरा है हमारे पास इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसको हम इस वाले फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वेशन जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करती है बाउंड्री को फ्रॉम द फोरियर डिस्क्रिप्टर्स। तो फोरियर डिस्क्रिप्टर्स समझ में आ गए। फोरियर डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, ताकि हम जो इस ऑब्जेक्ट की शेप है उसको रिप्रेजेंट करना है कर पाए। फोरियर डिस्क्रिप्टर्स के अंदर हम बाउंड्री जो शेप है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की उसको एनकोड करते हैं यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। इतना आप समझ गए। अगला है कि टोपोलॉजिकल क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तो टोपोलॉजिकल क्या है, ये स्टडी है प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिगर की जो कि अनअफेक्टेड होते हैं डिफॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिगर दैट आर अनअफेक्टेड बाय एनी डिफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज देयर इज नो टीयरिंग। यानी कि अगर कोई भी इमेज है, अगर उसको टीयर ना किया जाए, उसके अंदर कोई टीयरिंग ना आए, तो वो उसकी उस प्रॉपर्टी को स्टडी करना जिससे कि कोई भी फिगर वो अनअफेक्टेड रहेगी किसी भी डिफॉर्मेशन के दौरान। टोपोलॉजिकल क्या है, ये एक स्टडी है फिगर की प्रॉपर्टीज की जो कि अनअफेक्टेड रहती है किसी भी डिफॉर्मेशन के दौरान। इसको हम डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ होल्स कनेक्टेड कंपोनेंट, और इसके अंदर हम डिफाइन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, E = V - Q + F = C - H, जहाँ पे V क्या है, V है नंबर ऑफ वर्टिसेस, Q क्या है, Q है नंबर ऑफ एजेस, F क्या है नंबर ऑफ फेसेस, और C क्या है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और H है नंबर ऑफ होल्स। तो हमारे पास 2 टोपोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। पहला है कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या है, ये डिफाइन किए जाते हैं एज द रीजन्स दैट आर पॉपुलेटेड बाय पिक्सेल्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कनेक्टेड कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं या वो रीजन्स होते हैं जहाँ के जो पिक्सेल्स हैं वो पॉपुलेटेड हैं और कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शो कर रहे हैं। दूसरा है यूलर नंबर। यूलर नंबर क्या होता है, इसको हम जीनस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E = C - H से। C क्या है, जैसे कि पहले बता चुके हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और H क्या है नंबर ऑफ होल्स। यानी कि हमारे पास अगर एक पॉलीगॉन नेटवर्क है तो उस टाइम पे हम यूलर नंबर को इस तरीके से डिफाइन करेंगे V - E से, जहाँ पे V क्या है नंबर ऑफ वर्टिसेस, E क्या है नंबर ऑफ एजेस, और F क्या है नंबर ऑफ फेसेस। तो इन फॉर्मूलेस का हम यूज करते हैं। तीसरा है नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट, यानी कि काउंट होता है नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट का। टोटल होल एरिया क्या है, ये टोटल पिक्सल एरिया होता है किसी भी इंटीरियर होल का जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। फिफ्थ है टोटल होल एरिया है, ऑब्जेक्ट एरिया क्या है, तो ये पैरामीटर है जिससे कि हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट के प्रोलिफरेशन को। तो जो वैल्यू है इस पैरामीटर की वो रेंज की जा सकती है 0 से लेके 1 तक। अगर वैल्यू 1 है तो एंटायर ऑब्जेक्ट जो है वो एक होल है। तो इस तरीके से हम टोपोलॉजिकल को पढ़ते हैं और उसके फीचर्स को समझते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है कि अप्रोचेस कौन कौन से यूज करते हैं हम रीजन डिस्क्रिप्शन के अंदर।
तो रीजन डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके अंदर हम इन्वॉल्वमेंट होता है एनालाइजिंग और रिप्रेजेंटिंग रीजन्स का या एरियाज का विद इन एन इमेज। रीजन डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग रीजन्स या एरियाज विद इन एन इमेज। ये जो प्रोसेसिंग है इसका जो फंडामेंटल है, तो ये जो प्रोसेसिंग है रीजन डिस्क्रिप्शन की, ये फंडामेंटल है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, कंप्यूटर विजन के अंदर और पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर इसका हम यूज़ करते हैं। इसके लिए कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ होती हैं उनके बारे में बात करें तो पहली अप्रोच है स्टैटिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि हम यूज़ करते हैं मूवमेंट्स का, मीन का, वेरिएंस का, स्क्यूनेस का और कर्टोसिस का फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज विद इन अ रीजन, कि किसी रीजन के अंदर कितनी पिक्सल की कितनी इंटेंसिटी है पिक्सल्स की, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं मीन का, वेरिएंस का, स्क्यूनेस का और कर्टोसिस का। मीन निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, म्यू इक्वल्स टू 1/n विद द रेंज ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n xi, ठीक। और वेरिएंस निकालने के हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, वेरिएंस स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n सिग्मा 1 इक्वल्स टू 1 n xi माइनस u क्या है यहाँ पे मीन, उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर। इस तरीके से हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारे पास ज्योमेट्रिक, यानी कि इससे हम रीजन को कैरेक्टराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूट्स, जैसे कि एरिया, पैरामीटर, कॉम्पैक्टनेस और इसेंट्रिसिटी। एरिया को निकालने के लिए इक्वेशन क्या है, a इक्वल्स टू सिग्मा i कॉमा j, कैपिटल I कॉमा j, जहाँ पे कैपिटल I स्मॉल i कॉमा j क्या है, ये बाइनरी वैल्यू है पिक्सल्स की। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्री पिक्सल्स। और कॉम्पैक्टनेस क्या होती है, कॉम्पैक्टनेस होती है C इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई ए, जहाँ पे P क्या है, ये पेरीमीटर को शो कर रहा है और A शो कर रहा है एरिया को। तो पहली अप्रोच है स्टैटिकल मेथड से यूज़ करके, जिसके अंदर हम मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस का यूज़ करते हैं। ज्योमेट्रिक दूसरा अप्रोच है ज्योमेट्रिक, जिसके अंदर हम रीजन को कैरेक्टराइज करते हैं बेस्ड ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि एरिया, पैरामीटर, कॉम्पैक्टनेस। तीसरा है हमारे पास कलर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रीजन को कैरेक्टराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर कलर प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं कलर हिस्टोग्राम्स का यूज और कलर मूवमेंट्स का यूज, और बाकी सारे कई सारी अप्रोचेस होते हैं, जैसे कि शेप डिस्क्रिप्शन, शेप्स के हिसाब से हम किसी भी रीजन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रीजन डिस्क्रिप्शन के अंदर वो भी एक अप्रोच है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक। अगला पढ़ते हैं बाइनरी कोड क्या है। तो बाइनरी कोड क्या है, ये सिस्टम है जिसके अंदर हम दो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, 0 और 1 का। ये फंडामेंटल है डिजिटल कंप्यूटिंग का, यानी कि डिजिटल कंप्यूटिंग के अंदर बाइनरी कोडिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। की कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट इसके अंदर बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं और पोजीशन वैल्यूज होती हैं। बिट्स क्या है, हर डिजिट जो है बाइनरी के अंदर वो या तो 0 है या 1 है, और उसको हम बिट्स की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बिट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है बाइट, यानी कि जब हम 8 बिट्स को एक साथ ग्रुप करते हैं तो वो बाइट की फॉर्मेशन ले लेती है। पोजीशन वैल्यू क्या है, पोजीशन वैल्यू है कि हर एक बिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 की पावर में, ठीक है। तो ईच बिट्स वैल्यू इज अ पावर ऑफ 2। दूसरा क्या है इसके अंदर कि कैसे हम एक सीक्वेंस को बाइनरी के अंदर कोड करते हैं। तो जब हम टेक्स्ट को बाइनरी के अंदर, पहला स्टेप है कि हम टेक्स्ट को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, किसकी मदद से, ASCII कोडिंग की मदद से, यानी कि कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर्स को बाइनरी कोड के अंदर। जैसे हमारे पास अगर A है तो उसकी वैल्यू क्या है ASCII के अंदर 65, और अगर हम 65 को बाइनरी के अंदर लिखा है तो उसकी वैल्यू आएगी 010000001। अगर हम A B की बात करें तो हम A और B को दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या करते हैं, हम बाइनरी कोडेड डेसिमल्स का यूज करते हैं, यानी कि डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी के अंदर लिखते हैं। जैसे हमारे पास 47 है, उसको अगर हम BCD में लिखेंगे तो वो आएगा 010040117, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 010000111, ठीक। स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनके वजह से हम एनकोड करते हैं एक इमेज सीक्वेंस को बाइनरी के अंदर। पहला स्टेप है इमेज एक्विजिशन का, यानी कि हम कैप्चर करेंगे या ऑब्टेन करेंगे इमेज को। दूसरा है हम इनकोडिंग स्कीम को चूज करेंगे, यानी कि बाइनरी चूज करेंगे बाइनरी इमेजेस के लिए, और ग्रेस के लिए RGB चूज करेंगे डिटेल्ड इमेजेस के लिए। तीसरे स्टेप में हम कन्वर्ट करेंगे हर एक पिक्सल को, यानी कि बाइनरी इमेजेस के लिए हम यूज करेंगे 0 या 1 का, ग्रेस के इमेजेस के लिए हम कन्वर्ट करेंगे इंटेंसिटी को 8 बिट बाइनरी नंबर के अंदर, और RGB इमेजेस के लिए हम कन्वर्ट करेंगे हर एक कलर को चैनल वैल्यू के अंदर।
जो कि 8 बिट का बाइनरी नंबर होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे उन पिक्सल्स को, यानी कि अरेंज करेंगे बाइनरी वैल्यूज को, जिससे कि हम कंप्लीट इमेज बना पाए। तो ये स्टेप्स होते हैं जिसके हम मदद से एनकोड करते हैं इमेज सीक्वेंसेस को बाइनरी के अंदर। अगला है कि जनरेटिंग टेक्स्ट कैसे करते हैं अरिथमेटिक कोडिंग के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले समझ लेते हैं अरिथमेटिक कोडिंग क्या होती है। तो अरिथमेटिक कोडिंग क्या है, ये एक एंट्रोपिक कोडिंग होती है, एनकोडिंग टेक्निक होती है, जो कि यूज़ की जाती है लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में। अरिथमेटिक कोडिंग क्या है, ये एक एंट्रोपी एनकोडिंग टेक्निक है जिसका हम यूज़ करते हैं लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में। हफमैन कोडिंग की तरह ही इसमें क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं इंटीजर नंबर्स को बिट्स ऑफ ईच सिंबल में। ठीक है, जैसे हफमैन कोडिंग में क्या करते थे, हम हर एक इंटीजर नंबर को, यानी कि हर एक इंटीजर नंबर जो है बिट्स का, उसको असाइन कर देते थे सिंबल से। लेकिन अरिथमेटिक कोडिंग में क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एंटायर मैसेज को एज ए सिंगल नंबर। ठीक है, जिसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक, तो अरिथमेटिक कोडिंग में क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटायर मैसेज को एक सिंगल नंबर की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो कि जिसकी रेंज है 0,1। या हम कह सकते हैं अरिथमेटिक कोडिंग जो है वो ऑल्टरनेटिव है हफमैन कंप्रेशन का, क्योंकि ये इनेबल करता है कि कैरेक्टर जो है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज फ्रैक्शनल बिट लेंथ। बट हफमैन कोडिंग में क्या करते थे, हम असाइन कर देते थे एक इंटीजर नंबर जो है बिट्स का, उसको हाइक सिंबल से। एक एग्जाम्पल में समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास हमको कोड CAB को अरिथमेटिक कोडिंग की मदद से क्या करना है, CAB को कोड करना है, यानी कि CAB हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, इनको हमको अरिथमेटिक कोडिंग की हेल्प से कोड करना है। तो हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी कैरेक्टर क्या एक टेबल बनाएंगे, फिर प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। तो कैरेक्टर है हमारे पास A, B और C, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6, 0.3 एंड 0.1। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इस रेंज को 0 से लेके 1 में। तो 0 से लेके 1 तक हमने एक लाइन बना दी और उसको हमने डिवाइड किया इस टेबल की फॉर्म से। 0.6 यहाँ पे लिख दिया, 0.3 यहाँ पे लिखा और 0.1 यहाँ पे लिखा। जब हम इन 0.6, 0.3 और 0.1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो समझ में आएगा कि हमने एक 0 से लेके 1 जो है उसको डिवाइड किया है 0.6, 0.3 और 0.1 की रेंज के अंदर। 0.6 जो है, यानी कि 0 से लेके 0.6, ये A की वैल्यू है, A कैरेक्टर की वैल्यू है, जैसा कि डायग्राम समझ में आया इस वाले टेबल से। 0.6 से लेके 0.3 तक जो वैल्यू है वो किसकी है, वो B की है। ठीक है, और 0.3 से लेकर के 1 तक 0.1 की जो वैल्यू है वो किसकी है, वो C की है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 0.6 और 0.3 को ऐड कर देना है, तो हमारे पास आएगा 0.9। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया रेंज को 0 से 1 में। दूसरे स्टेप में क्या करा कि हमारे पास पहला कैरेक्टर है C, तो कैरेक्टर C की रेंज क्या है, ये जो हमारे पास कैरेक्टर C है उसकी रेंज क्या है, यहाँ पे है 0.6 को हमने प्लस किया 0.3 से, तो क्या बन गया 0.9। और 0.9 से 1 के बीच में क्या रेंज है, वो हम C का रेंज निकालेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे C था ना, तो C की रेंज क्या है, C की रेंज है 0.9 माइनस 1, जो आई 0.1। तो अब हम इसका यूज़ करके एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम कैरेक्टर लिखेंगे एक साइड और एक साइड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो कैरेक्टर है पहला हमारे पास A, हमारे पास क्या रेंज निकल कर आई है, हमारे पास निकल कर आई है रेंज 0.1 की, और हमारे पास C पे क्या था 0.9। तो 0.9 प्लस 0.6 इंटू 0.1 निकाली हमने पहले की, तो हमारे पास आ गया 0.96। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं हम, जो प्रीवियस रिजल्ट्स आए हैं उनको ऐड करके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 0.96 आया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 0.9 जगह, और 0.3 में मल्टीप्लाई करी रेंज की 0.1 की, तो हमारे पास आ गया 0.99। फिर हमने इस वाले को यहाँ पे लिखा और 0.1 की मल्टीप्लाई करी 0.1 में, यानी कि इस 0.1 की मल्टीप्लाई करी रेंज के अंदर। यहाँ पे 0.3 जो है इसकी मल्टीप्लाई करी रेंज के अंदर, यहाँ पे 0.6 की जो है उसकी मल्टीप्लाई करी रेंज के अंदर। ठीक, दोबारा समझे कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि हमको जो है CAB जो है इसको कोड करना है अरिथमेटिक कोडिंग की मदद से। तो हमने एक टेबल था हमारे पास, टेबल क्या है, उसके अंदर कैरेक्टर है A, B और C,
और प्रोबेबिलिटी है उसकी 0.6, 0.3 और 0.1। सबसे पहला जो काम करना है हमको, इस जो रेंज है उसको डिवाइड करना है 0 से लेके 1 तक की रेंज में। तो ये वाले यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, ठीक, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया। तो 0 से लेके 0.6 तक ए कैरेक्टर है, 0.6 से लेके 0.3 तक हमारे पास बी कैरेक्टर है, और 0.3 से लेके 0.1 तक हमारे पास सी कैरेक्टर है। तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखा जाए तो 0.6 से लेके 0.3 तक का क्या डिफरेंस है। 0.6 को जब हम यहाँ पे 0.3 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.9, ठीक। 0.9 में जब हम 0.1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 1। तो समझ में आ गया यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कैरेक्टर कौन सा हमारे पास, सी, इसको कोड करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है सी, तो उसकी रेंज क्या है, सी कहाँ पे, यहाँ पे। सी की रेंज क्या है, 0.9 में से हम माइनस करेंगे 1 को, तो हमारे पास आएगी 0.1 इसकी रेंज। अब इस रेंज का इस्तेमाल करके हम एक कैरेक्टर का टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो कैरेक्टर क्या है हमारे पास, ए, बी और सी। ए की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जब हम निकालेंगे तो ए की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, हम यूज़ करेंगे 0.9 का, 0.9 का यूज़ किया हमने, और उसके अंदर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा 0.6 जो ए की वैल्यू है उसको 0.1 के अंदर। 0.1 क्या है, रेंज, तो हमारे पास आया 0.96। उसके बाद हमने 0.96 को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो पास्ट में जो वैल्यूज आई है उनके बेसिस पे हम फर्दर प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 0.96 यहाँ आ गया। उसके बाद हम 0.96 को यहाँ पे ले गए, और इसके बाद फिर क्या किया हमने, 0.3 जो यानी कि बी की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने रेंज से, तो वैल्यू आई 0.99। फिर हमने 0.99 को यहाँ पे ले गई, और अब हमारे पास क्या बचा है, सी कैरेक्टर। सी कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, 0.1। इस टेबल को ऐसा समझ में आ गया। तो 0.1 से हमने रेंज मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया 1.0। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज का हमको इस्तेमाल करना है यहाँ पर की, यानी कि इन वैल्यूज की यूज करके हम एक नई रेंज बनाएंगे बेस्ड ऑन लास्ट रिजल्ट्स। तो हमारे पास एक नया हमको इस तरीके से फॉर्मेशन बनाना है, ठीक है, जहाँ पे हम ए, बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। ए की वैल्यू का 0.96, बी की वैल्यू का 0.99 और सी की वैल्यू हमारे पास 1.0। तो ए की वैल्यू लिखी 0.9, क्योंकि हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.9। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 0.9 से और 1 तक ले गए। तो ए और बी के बीच में डिफरेंस क्या है, 0.96 का। ए और बी के, ए का क्या है प्रॉपर्टी 0.96, बी की क्या है 0.99 और सी की क्या है 1.0। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 0.9 और 0.96 में डिफरेंस कितना है, 0.06 का। 0.96 से 0.99 के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.03 का। 0.99 और 1.0 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 0.01 का। तो अब हम क्या निकालेंगे, सी का तो हमने कैलकुलेट कर दिया था, दूसरी हमारे पास कैरेक्टर क्या है, ए। अब हम दूसरे कैरेक्टर की वैल्यू को चूज करेंगे तो उसकी रेंज निकालेंगे। तो दूसरा कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, तो 0.9 से 0.96 के बीच की रेंज क्या है, 0.06। अब इस रेंज की मदद से हम क्या है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कैरेक्टर के लिए करेंगे, तो पहला कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.9 से, ठीक। जैसे ये सी कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0.9 से, तो ये ए भी 0.9 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। फिर क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है ए की जो हमने लास्ट मिली है, इसमें एक याद रखने वाली चीज़ ये है कि हम बेशक टेबल नया बनाएंगे लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो प्रीवियस टेबल से उठाएंगे, ए, बी और सी की, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.6 इस वाले टेबल के अंदर, तो 0.6 उठाई और मल्टीप्लाई करी जाए उसको 0.06 में जो हमने रेंज निकाली है, तो हमारे पास अगली वैल्यू आई 0.936। फिर हमने इसको यहाँ पे लिखा और ऐड किया ही बी की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो 0.3 इसकी वैल्यू थी बी की, उसको हमने मल्टीप्लाई किया जो हमने रेंज निकाली है यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 0.954। अगला कैरेक्टर है हमारे पास सी। इसमें क्या करना है हमको, ये जो हमने वैल्यू निकाली है लास्ट बी की उसको ऐड करना है हमको 0.1 इंटू 0.06 में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.96। फिर हमको क्या करना है, हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुका है। फिर हम दोबारा एक और बार करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू रेंज। ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये पूरे के पूरे कैरेक्टर्स क्या हो, समाप्त ना हो जाए, या सारे के सारे कैरेक्टर्स कोड ना हो जाए। तो इसके लिए हम एक दूसरा लाइन बनाएंगे जहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0.9 से। 0.9 से स्टार्ट किया
तो हमारे पास पहली प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 0.936, दूसरी आई थी 0.954, तीसरी आई थी 0.96। ठीक, तो 0.9 से लेकर 0.936 के बीच में डिफरेंस क्या है 0.036 का। 0.936 और 0.954 के बीच में डिफरेंस क्या है 0.018 का। 0.954 से 0.96 के बीच में डिफरेंस क्या है 0.006 का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी तब तक ही क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जब तक हमारे पास एक अगला कैरेक्टर बचा हुआ है। यानी कि अगर हमारे पास केवल CA ही कोड करना होता तो हम एक ही अरिथमेटिक प्रोबेबिलिटी बनाते ही नहीं। इसके अंदर हम CA B का यूज कर रहे हैं तो B तक की प्रोबेबिलिटी करेंगे कैलकुलेट, यानी कि C और A की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, B की नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही एक नोट ध्यान देने वाली बात है कि रिमेंबर वी विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज इफ वी हैव अनदर कैरेक्टर्स लेफ्ट, अदरवाइज वी विल एंड इट। तो यहाँ पे एंड हो जाएगा और हम सिर्फ इस जो लास्ट जो हमारे पास कैरेक्टर बचा है इसके लिए केवल रेंज निकालेंगे। तो लास्ट कैरेक्टर की रेंज क्या है 0.936 माइनस 0.954। तो B की हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रेंज 0.936 माइनस 0.954। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक कोडिंग करते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।